को फ्रीज करने से लेके सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग व्हर्लपूल तक, ये रहे माइनक्राफ्ट के कुछ बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट। देखो नॉर्मली जो टिप्ड एरोज होते हैं वो पोशन के पार्टिकल्स होते हैं जो भी उन पे इफेक्ट लगा होता है, लेकिन जो स्पेक्ट्रल एरोज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जैसे उनको चलाया जाता है वो अपने पीछे एक ग्लोइंग फायरवर्क ट्रेल छोड़ देते हैं। तो अगर तुम उन सबको सेम स्पॉट पे फायर करके स्टैक करते हो और उसके नीचे TNT लगा के उसको एक्सप्लोड करते हो, और फिर तुम्हें बहुत बढ़िया स्पार्कलिंग पार्टिकल क्लाउड देखने को मिलेगा, जिसको तुम बोल सकते हो एक सुपर चार्ज फायरवर्क जैसा। क्या ये एंडरपर्ल व्हर्लपूल रियल है? तो देखो, अगर तुम एक व्हर्लपूल बना लेते हो और उसके नीचे बबल कॉलम्स को लगा देते हो, तो क्या वो एक्चुअली एंडरपर्ल को स्पिन कर सकते हैं? तो पता लगता है कि हाँ वो कर सकते हैं। तो जैसे तुम उसके अंदर एंडरपर्ल फेंकोगे वो सेंटर के अंदर घूमना शुरू कर देगी, और अगर तुम्हें इसका बेस्ट व्यू देखना है तो पार्टिकल्स को डिसेबल कर देना प्रोजेक्टाइल के, और फिर देखना कैसा लगेगा। और ये सिर्फ पर्ल्स के साथ नहीं, स्नोबॉल्स के साथ भी वर्क करता है। या फिर तुम स्प्लैश पोशन का यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें एक कलरफुल बवंडर देखने को मिलेगा। लेकिन इसका सबसे कूलेस्ट पार्ट ये होगा जब तुम सारे एक साथ मिक्स कर दोगे, वो सारी प्रोजेक्टाइल्स एक साथ सेंटर में आके घूमती रहेंगी, और ये देखने में काफी कूल भी लगता है। क्या तुमने माइनक्राफ्ट में कभी लावा के ऊपर बोट राइड करने का कोशिश किया है? तो जैसे ही वो लावा को टच करती है वो तुरंत टूट जाती है और तुम लावा में डूब जाते हो। तो देखो, तुम्हें लगता होगा कि एक इनवल्नरेबल बोट को समन करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली वो लावा के अंदर स्ट्रेट नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे ट्रिक ये होगी कि तुम्हें एक ऐसी बोट समन करनी है जो कि इनवल्नरेबल तो होगी और उसमें कोई ग्रेविटी भी नहीं होगी, और इस सेटअप के साथ जो बोट होगी वो लावा के ऊपर फ्लोट करेगी। तो फिर तुम उन फायरी वेव्स के ऊपर क्विकली राइड भी कर सकते हो। क्या तुम स्लाइम मॉब के ऊपर भी बाउंस कर सकते हो? देखो, हमें ये तो पता है कि अगर तुम स्लाइम ब्लॉक के ऊपर कूदते हो तो तुम ऊपर बाउंस हो जाते हो और फॉल डैमेज नहीं पड़ता, लेकिन क्या यही सेम चीज स्लाइम मॉब के साथ भी वर्क करेगी? देखो, देखने में तो ये लगभग सिमिलर ही लगते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि ये चीज वर्क भी करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने इस चीज को टेस्ट किया तो ये असल में काम ही नहीं की, जहाँ पे तुम एकदम पूरा का पूरा फॉल डैमेज ले लोगे। मेरे हिसाब से तो मोजैंग ने इसको एक फीचर की तरह ऐड करा होना चाहिए यार। ये मशीन इंस्टेंटली कर्मा दे देती है, तो अगर एक पिलेजर विलेजर को हिट करने की कोशिश करेगा तो उसका एरो टारगेट ब्लॉक को ट्रिगर कर देगा, जिससे उसके नीचे लगा हुआ डिस्पेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और एक एरो शूट करेगा पिलेजर के ऊपर वापस, और तुम इसको अपने लिए भी यूज कर सकते हो। बस टारगेट ब्लॉक के पीछे खड़े हो जाओ, तो जैसे ही स्केलेटन तुम्हारे ऊपर शूट करेगा वैसे ही टारगेट ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा और डिस्पेंसर स्केलेटन को शूट करके गिरा के मार देगा। ये तुम्हारे दिमाग को सेटिस्फाई कर देगा। तो जैसे ही तुम एक आयरन गोलम बनाओगे तो जो उसके ऊपर के ब्लॉक्स है वो टूट के गिर जाएंगे और आयरन गोलम उसके अंदर से निकलेगा, और जैसे ही तुम उस आयरन गोलम को मारोगे वो वैसे पीसेस में नीचे गिर जाएगा। ये देखने में ऐसा लगता है कि गोलम ने अपने आप को डिसमेंटल कर दिया हो। अगर तुम एक एनिमल को डिस्ट्रॉय करते हो, वो इंस्टेंटली डिसअपियर होने की बजाय वो छोटे छोटे शार्ट्स के अंदर बिखर जाती है तुम्हारे सामने। और वैसे ही अगर तुम सॉलिड ब्लॉक्स को ब्रेक करते हो, जैसे कि डायमंड, गोल्ड, आयरन, वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगे और उनके पार्टिकल्स बाउंस भी करेंगे जैसे तुम उनके ऊपर चलोगे, जो कि तुम्हारे दिमाग को काफी सेटिस्फाइंग लगने वाला है। ये सारी की सारी चीजें फिजिक्स मॉड का यूज करके की गई है। क्या रिपटाइड एन्चांटमेंट कोल्ड रन के अंदर भी वर्क करती है? देखो, नॉर्मली जो रिपटाइड एन्चांटमेंट होती है वो तुमको लॉन्च करने में हेल्प करती है वाटर के अंदर से। ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होती है जब तुम वाटर में होते हो या फिर रेन वेदर में। लेकिन क्या होगा अगर तुम एक कोल्ड रन के अंदर खड़े हो जो कि पानी से भरा हुआ हो? तो चलो इसको भर के देखते हैं और इसके अंदर जाते हैं। तुम एक चीज नोटिस करने वाले हो कि तुम ट्राइडेंट को वापस होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं ट्राइडेंट को चार्ज करके रखूं और फिर कोल्ड रन के अंदर जाऊं? तो चलो इसको चार्ज करते हैं पानी में, इसको जस्ट रिलीज करने से पहले कोल्ड रन में जाते हैं। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये तब भी वर्क नहीं करता है। तो जो रिपटाइड एन्चांटमेंट है वो कोल्ड रन के अंदर जस्ट एक्टिवेट ही नहीं होती है। अगर तुम इस लीवर को दबाओगे तो ये अनलिमिटेड एक्सपी ऑर्ब को समन करता रहेगा तुम्हारे अराउंड। तो ये बेसिकली एक इनफाइनाइट एक्सपी फाउंटेन है। जो ऑर्ब्स है वो इस लीवर से निकलेंगे और तुम्हारी तरफ भागते हुए आएंगे और वो तुम्हें फॉलो करते रहेंगे जहां भी तुम जाओगे। और जैसे तुम उसको कलेक्ट करना शुरू करोगे वैसे तुम वो क्लासिक एक्सपी चाइम वाली साउंड सुनोगे जो उसको कलेक्ट करने पे आती है, वो भी लगातार। ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। लेकिन अगर तुमने इस फाउंटेन को ज्यादा देर चला रहने दिया ना तो ये काफी ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और ये तुम्हारे सिस्टम को क्रैश भी कर सकते हैं। देखो, जो क्रीपर्स होते हैं वो कैट से रहते हैं, तो हम सब उनको एक जगह पे ट्रैप कर सकते हैं जहाँ पे फ्लोर नोट ब्लॉक का बना हुआ हो, और वहाँ पे थोड़ी सी कैट्स को भी ऐड कर देते हैं। तो जो कैट होंगी वो क्रीपर को चेस करेंगे और भागते भागते म्यूजिक भी बजाएंगी। तो ऐसे पता लगता है कि फियर होता क्या है। अगर तुम एक साइन को वॉल से अटैच करते हो तो देखने में लगता है कि वो उस पर चिपका हुआ है, लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो वॉल के और साइन के बीच में छोटा सा डिस्टेंस होगा। ये इतने छोटे से गैप पे भी तुम राइट क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। बेडरॉक को माइन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर तुमने उसी बेडरॉक को एक कैक्टस के ऊपर फेंका तो वो एक्चुअली उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे ही नेदरराइट को बर्न करना इम्पॉसिबल है, लेकिन कैक्टस उसको भी डिलीट कर देता है। तो असल में माइनक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लॉक ही कैक्टस है। तो जैसे तुम एक स्कल के ब्लॉक को तोड़ते हो वैसे एक्सपीरियंस ऑफ गिरते हैं, और अगर तुम इसको इंस्टेंटली ब्रेक करना है तो एक एफिशिएंसी 5 वाली हो को इस्तेमाल करो। तो तुम इसकी खदान के अंदर जाके एकदम लगातार माइनिंग कर सकते हो और एक सैटिस्फाइंग साउंड इफेक्ट मिलेगा तुम्हें एक्सपी ऑफ का भी और माइनिंग का भी। अगर तुम एक पूरे विलेज के ऊपर एनविल गिराते हो तो क्या कोई भी बचेगा वहाँ? तो जैसे ही तुम एनविल को गिराना शुरू करोगे वो सारे के सारे यूनिक पैटर्न बना के नीचे गिरना शुरू कर देंगे, और जितने भी विलेजर ओपन में थे वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो एंड में सिर्फ वही विलेजर बचेंगे जो घर के अंदर थे और आयरन गोलम्स। देखो, एक तरीका जिससे तुम
वॉल्स के थ्रू भी वॉक कर सकते हो। तो अगर तुम नीचे देखते हुए एक एंडरपल फेंकते हो और वॉल को क्रॉस करने की कोशिश करते हो तो तुम एक्चुअली उसके पास टेलीपोर्ट हो जाते हो। ये काफी हैंडी ट्रिक है जिसको इस्तेमाल करके तुम बाहर आ सकते हो ऑब्सीडियन के बॉक्स से भी, या फिर तुम्हें आयरन डोर्स के अंदर जाना हो तो ऐसे तुम बेड को शेयर भी कर सकते हो विलेजर के साथ। देखो नॉर्मली अगर तुम एक बेड को ब्रेक कर दे तो जब विलेजर उस पर सो रहा हो तो वो उठ जाता है और चला भी जाता है तुम्हारे पास से। लेकिन अगर क्रिएटिव मोड के अंदर तुम एक्जैक्टली सेम टाइम पे ब्रेक करके प्लेस भी कर देते हो तो जो विलेजर है वो सोता ही रहता है और फिर तुम बेड के ऊपर राइट क्लिक करके उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। लेकिन देखने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता। डोर्स के अंदर छोटे छोटे होल्स भी हैं, लेकिन अगर तुम उसके थ्रू एरो शूट करने की कोशिश करते हो तो वर्क नहीं करता है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम देख भी सकते हो कि एरो जो है उसके थ्रू निकलने की कोशिश तो कर रहा है, और अगर सेम चीज को तुम फेंसेस या फिर ट्रैप डोर पे वर्क करते हो तो काम नहीं करती है। लेकिन अगर यही चीज को तुम बेड के नीचे से शूट करने का ट्राई करो या फिर कोल्ड्रन के नीचे से तो ये चीजें एक्चुअली वर्क करती हैं। देखो जो वेट स्पंजेस होते हैं वो नेदर के अंदर क्विकली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट जो तुम कर सकते हो कमांड्स की मदद से, सेट ब्लॉक कमांड की मदद से तुम पानी लगा सकते हो स्पंज के ऊपर, और जैसे ही पानी स्पंज की साइड फ्लो होगा वो उसकी तरफ जाएगा और क्विकली इवेपोरेट हो जाएगा। अगर तुम काफी सारे स्कल सेंसर लगा लेते हो और आयरन ट्रैप डोर्स लगा देते हो उसके ऊपर, तुम एक ब्यूटीफुल वेव बना सकते हो। एक सिंगल स्नोबॉल फेंक के ना तुम उसके ऊपर एक रिंग ऑफ ट्रैप डोर बना सकते हो जो कि ओपन हो रही होंगी और क्लोज हो रही होंगी, क्योंकि जो ट्रैप डोर होते हैं जैसे वो क्लोज होते हैं या फिर ओपन होते हैं वो साउंड बनाते हैं जिससे दूसरे वाले स्कल सेंसर रिएक्टिवेट हो जाते हैं और दोबारा ट्रिगर कर देते हैं रिएक्शन को। इससे एक इन्फिनिट लूप बन जाता है और एंड में तुम्हें ये क्रेजी पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर तुम एक कोरस फ्रूट को खाते हो तो वो तुम्हें 8 ब्लॉक्स दूर तक ले जाता है, लेकिन लगभग लोगों को ये बात नहीं पता है कि कोरस फ्रूट को यूज करके तुम वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर भी जा सकते हो। और इसको टेस्ट करने के लिए अगर तुम वर्ल्ड बॉर्डर को बहुत छोटा कर दो और फिर कोरस फ्रूट को खाओ तो तुम स्ट्रेट बाहर आ जाओगे। अगर तुम एंडरमैन की आईज में देखते हो वो गुस्सा हो जाता है और तुम्हें मारने लग जाता है, लेकिन क्या होगा अगर तुम उसको ग्लास के थ्रू देखोगे तो एंडरमैन रिएक्ट ही नहीं करने वाला है। यही सेम चीज फेंसेस और टॉल ग्रास तक के साथ वर्क करती है। लेकिन अगर तुम वाटर या फिर लावा के थ्रू देखोगे ना तो एंडरमैन गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें मारने आ जाएगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मुझे लावा के थ्रू कैसे देख रहा है। देखो नेदर पोर्टल बनाने का ये फास्टेस्ट वे है जहाँ पे तुमने काफी सारे वाटर लॉक चेयर्स ले रखे हैं और कुछ डिस्पेंसर जिनके अंदर लावा फिल्ड है, तो तुम अपना पोर्टल सिर्फ एक सिंगल बटन के प्रेस से बना सकते हो। लेकिन क्या इसको करने का कोई भी मतलब है? नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम और एफर्ट ये मशीन बनने में लेने वाली है ना उतने में तो तुम नॉर्मली पोर्टल बना लोगे, लेकिन इसको देखने में काफी मजा आता है। देखो लगभग प्लेयर्स को ये बात पता है कि जैसे तुम एक फॉक्स को टोटम ऑफ अनडाइंग दोगे तो वो उसको एक्चुअली यूज कर लेगी जब भी तुम उसे मारने की कोशिश करोगे। लेकिन फॉक्स से सिर्फ टोटम नहीं बहुत कुछ होल्ड कर सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने फॉक्स को एक मेस दिया तो बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है। तो वो चिकन को अटैक करने के लिए हवा में कूदेगी और वो जैसे ही चिकन को मारेगी वैसे ही मेस की एक्टिविटी ट्रिगर हो जाएगी। चिकन के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। देखो एडवेंचर मोड के अंदर ब्लॉक्स को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है वैसे सॉर्ट ऑफ। अगर तुम एक ब्लॉक को तोड़ना शुरू करो सर्वाइवल मोड के अंदर और तोड़ते तोड़ते बीच में स्विच कर लो एडवेंचर मोड के अंदर, तो जब तुम उसी ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करोगे तो तोड़ने वाली एनिमेशन तो दिखेगी बट ब्लॉक नहीं तोड़ पाओगे तुम, सिर्फ एनिमेशन दिखने वाली है तुम्हें। और यही सेम चीज स्पेक्टेटर मोड के अंदर भी काम करती है जो कि गेम के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या होगा अगर तुम एक क्रॉसबो को शूट करते हो जिसके ऊपर मल्टी शॉट एन्चेंटमेंट 255 लगी हुई हो? देखो नॉर्मली जो मल्टी शॉट एन्चेंटमेंट होती है वो तुमको 3 एरो एक बारी में शूट करने देती है, लेकिन अगर तुम कमांड यूज करते हो इस लिमिट को बढ़ाने के लिए तो चीजें काफी क्रेजी हो जाती है। तो देखो जो लेवल 2 है उस पे वो 5 एरो शूट करती है और लेवल 3 की मदद से तुम 7 एरो शूट कर सकते हो, लेकिन लेवल 10 पे तुम 21 एरो शॉट करते हो जो कि तुम्हारी पूरी सराउंडिंग में जाते हैं। और अगर तुम इसको लेवल 100 कर देते हो तो तुम्हारे सारे साइड से एरो निकल रहे होते हैं एक सर्कल की फॉर्म में। और फाइनली अगर तुम इसको मैक्स आउट कर दो लेवल 255 मल्टी शॉट में, तुम पूरा तूफान लॉन्च करते हो एरोस का। 511 एरोस निकलते एक बारी में, जो कि एक देखने में बहुत बढ़िया सा पैटर्न बनता है जो कि तुम्हारी पूरी स्क्रीन खा जाता है। और इससे भी क्रेजी चीज है ये हैंगिंग रूट ग्लिच। जस्ट ध्यान से देखो इसे, ये जो ड्रॉप्ड आइटम है ये फुल्ली प्लेस्ड ब्लॉक जितना ही बड़ा है, लेकिन इसको अगले ही अपडेट में फिक्स कर दिया गया था। तो ये जो हैंगिंग रूट का आइटम है उसको नॉर्मल साइज में ले आए थे ये लोग। ये इम्पॉसिबल ट्रायंगल पोर्टल बना कैसे? तो पहली बारी में तो ये कोई कर्स मॉड जैसा लगता है, लेकिन असल में तो सिर्फ एक ये चालाक इल्यूजन है। तो सबसे पहले ऑब्सीडियन का कोई सिंपल ऐसा फ्रेम बना लो और उसके बाद कमांड ब्लॉक को यूज करके उसके एज में ऐसे पोर्टल ब्लॉक्स को भर दो। अगर इसको ऐसे देखोगे तो ये थोड़ा अजीब ही लगता है, लेकिन जब तुम स्पेसिफिक स्पॉट में आ जाते हो और अपने कैमरा को परफेक्ट पोजीशन पे ले आते हो तो जो पोर्टल की ब्लॉक्स है वो एकदम परफेक्टली लाइन करते हैं, जिसकी वजह से ट्रायंगल इल्यूजन पोर्टल बन जाता है। क्या तुमको पता है कि ज्यादातर मॉब्स के पास एक हिडन हैंड स्लॉट है? तो देखो कमांड की मदद से तुम उनको आइटम दे सकते हो, इवन वो वाले आइटम भी दे सकते हो
वो जो कभी पकड़ते ही नहीं है। तो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि ये टोटम ऑफ अनडाइंग उनके साथ वर्क भी करता है। तो अगर मैं ये आइटम पिक को देके देखूं, हालांकि तुम आइटम को हाथ में तो देख नहीं सकते हो पिक के, लेकिन फिर भी टोटम एक्टिवेट होता है जब वो मरने वाला होता है। पैंडास भी इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो अपना आधे से ज्यादा समय तो इसको खाने में लगा देते हैं, और इनके साथ भी टोटम इनको बचा लेता है। लेकिन क्रेजी पार्ट ये है कि ये चीज विदर के साथ भी वर्क करती है, जो कि काफी औसम है, लेकिन थोड़ा सा डरावना भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो एग्जांपल के लिए डॉल्फिन ले लो, क्योंकि उनके पास जैसे कोई भी आइटम जाता है वो तुरंत उसे छोड़ देती है, जिसका मतलब ये है कि टोटम उन पे कभी वर्क नहीं करेगा। लेकिन अल्टीमेट टेस्ट होगा एंडर ड्रैगन का, अनबिलीवेबली ये भी वर्क करता है। तो इसका मतलब ये है कि ड्रैगन को भी टोटम से बचाया जा सकता है। क्या ट्राइडेंट का व्हर्लपूल काम करेगा? तो अगर तुम सेंटर से 7 ब्लॉक अवे में वाटर डाल देते हो, तो तुम एक व्हर्लपूल बना लेते हो जो कि मॉब्स या फिर आइटम्स को स्पिन करता है। लेकिन अगर तुम उसके सेंटर के ब्लॉक्स को तोड़ के नीचे सोल सैंड लगा दो, जिससे एक बबल स्ट्रीम बन जाए, तो क्या तुम ट्राइडेंट का व्हर्लपूल बना पाओगे? तो जो हमारे ट्राइडेंट है वो सोल सैंड से अफेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रॉप्ड आइटम की तरह स्पिन नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर मैं एक क्रीपर को टोटम ऑफ अनडाइंग से स्पॉन करूं? तो नॉर्मली जो क्रीपर होते हैं वो सिर्फ एक बार ही फटते हैं, लेकिन क्या होगा अगर उनके हाथ में टोटम हो, तो क्या वो बच जाएंगे? तो हमने एक क्रीपर को कमांड की मदद से टोटम दे दिया, अब इसको एक्सप्लोड होने देते हैं। एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, जो टोटम है वो ट्रिगर ही नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये है कि माइनक्राफ्ट एक्चुअल में एक्सप्लोजन को एक डेथ की तरह काउंट ही नहीं करता है, जो कि काफी सेंस बनाता है, क्योंकि जब भी कोई क्रीपर एक्सप्लोड होता है ना ही वो गन पाउडर या फिर टोटम वगैरह कुछ ड्रॉप करता है।